नशीली दवाओं के धंधे से जुड़ी माओ माओ नाम की एक गरीब लड़की के साथ हमारी कहानी की शुरुआत होती है, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो आखिर माओ माओ के साथ ऐसा क्या होता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बात जानने के लिए वीडियो एंड तक पूरा देखना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। तो चलिए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। एक दिन माओ माओ के पिता उसे वर्डिग्रेस हाउस तक दवाई पहुंचाने को कहते हैं। माओ माओ के पिता उसे आगाह भी करते हैं कि आजकल किडनैपिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो वो संभल कर ही जाए। अभी माओ माओ बड़े आराम से वर्डिग्रेस हाउस तक पहुंच जाती है और वर्डिग्रेस हाउस तक पहुंचने के बाद माओ माओ अपने हाथ में लगी चोट को देखती है, जो कि बहुत गहरी है। दरअसल माओ माओ अपने घाव में अपनी निर्मित दवाई का एक्सपेरिमेंट कर रही थी। अब ये जो बूढ़ी अम्मा है वो माओ माओ को अपने कोठे का एक हिस्सा बनने को कहती है। दरअसल ये जो बूढ़ी अम्मा है ये एक कोठा चलाती है, जिसमें उसने काफी सुंदर सुंदर प्रिंसेस भी रखी हुई थी। पर ये सुनते ही माओ माओ वहाँ से भाग जाती है। अब माओ माओ भागते भागते एक बगीचे में पहुंच जाती है। वो बगीचा काफी सुंदर दिख रहा था और वहाँ काफी अलग अलग प्रकार के फूल भी थे। वहाँ की बगीचे की चमक को देख माओ माओ काफी खुश हो जाती है। पर तभी वहाँ 3 अनजान लोग आ जाते हैं, जिनके इंटेंशन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं। पर हम यहाँ देखते हैं कि किडनैप हो जाने के बाद भी माओ माओ ज्यादा घबराई हुई नहीं थी, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हम देखते हैं कि अपहरण करने के बाद माओ माओ को एक हैरम पे ले आया जाता है। हैरम में एक लेडी लेहुया थी, जिसने एक बच्चे को जन्म दिया था, जो कि एक लड़का है। और वहीं बैठा वैद्य यानी कि डॉक्टर उस लड़के को राजकुमार कहकर बुला रहा होता है। माओ माओ को वहाँ रहते हुए अब 3 दिन बीत चुके हैं। वहाँ उसे एक सर्वेंट के रूप में रखा गया है, जिससे वहाँ के ढेर सारे काम कराए जाते हैं और उनकी पसंद नापसंद का तो कोई ख्याल ही नहीं रखा जाता। और अगर कोई भी गलती वो सर्वेंट लोग करते हैं तो उन्हें जान से मार देना वहाँ कोई आम बात नहीं थी। उस हैरम में मिस्ट्रेस को 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, हाई, लो एंड मिड। और उस हैरम में सिर्फ किन्नरों का आना ही अलाउड था, ऐसा माओ माओ बोल रही होती है। वहाँ इतने दिनों तक रहने के बाद माओ माओ को ये पता चलता है कि वहाँ ज्यादातर नौकर तो अनपढ़ ही हैं। यहाँ माओ माओ ये भी सोचती है कि पढ़े लिखे होने का तो उसे भी इतना फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि पढ़े लिखे होने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे वो तो उसके किडनैपर ले जाया करते थे। माओ माओ सोचती है कि उसके तो लुक्स भी अच्छे नहीं है और ऊपर से वो फ्लैट भी है। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, उसे तो हमेशा के लिए सर्वेंट ही रहना पड़ेगा। और अगर उस महल में कोई भी बगावत करने की कोशिश करता है तो उसको जान से मार दिया जाता है। इससे बढ़िया तो यही है कि चुपचाप बैठे रहो। माओ माओ कपड़े धो रही थी, तभी एक लड़की उससे बोलती है, तुमने उस किन्नर के बारे में सुना जो सेंट्रल एरिया में है? हर तरफ बस उसकी ही चर्चा है। और तभी हमें उसी हैंडसम बंदे को दिखाया जाता है, जो कि लेडी लेहुया और उनके बच्चे के साथ बैठा हुआ था। उनके बच्चे की हालत कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी, जिसका जवाब तो उस वैद्य यानी डॉक्टर के पास भी नहीं था। हैरम में हर तरफ यही बात फैली हुई थी कि राजा के अभी तक 3 बच्चे हुए, पर तीनों ही मारे गए और इस बार भी बच्चे का बचना मुमकिन नहीं लग रहा है। और इसके बारे में ये बात करते ये कहते हैं कि ये सब एक श्राप की वजह से हो रहा है। हमें इस लड़की द्वारा पता चलता है कि वो जो महाराज हैं उनका दिल लेडी लेहुया पर नहीं बल्कि लेडी कियोको पर धड़कता है। जो डॉक्टर हैं वो लेडी लेहुया के पास ज्यादा रहते हैं, क्योंकि लेडी लेहुया और उनके बच्चे की दोनों की हालत खराब रहती है। सर दर्द, पेट दर्द और जी मचलना तो कॉमन है। अब यहाँ माओ माओ उन सिम्टम्स के बारे में सोच रही होती है कि क्या वजह हो सकती है कि लेडी लेहुया और उनका बच्चा दोनों ही बीमार रहते हैं। अब पढ़ी लिखी होने की वजह से जो माओ माओ है वो दूसरे लोगों पे विश्वास नहीं करती कि ये सब एक श्राप की वजह से है। अब यहाँ जब माओ माओ लेडी लेहुया को देखती है तो उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। उसे पता चल जाता है कि इसके पीछे किसका कारण है, पर वो सीधा जाकर तो उन्हें बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो एक सर्वेंट है। तो वो अब एक रास्ता ढूंढती है जिसके द्वारा वो उनको बता सके। और तभी पहली बार वो प्रिंस और माओ माओ अपने रास्ते क्रॉस करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि माओ माओ किसी प्रकार से उनके महल में एक पर्ची जैसा कुछ रखने में कामयाब हो पाती है, पर वो लेडी लेहुया उसे बाहर ही फेंक देती है, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है, जिसके बाद उसके बच्चे की मौत हो जाती है। पर लेडी गियोको लेडी लेहुया जैसी गलती नहीं करती। वो उस पर्ची को पढ़ लेती है जिसमें असली गुनहगार उस पाउडर को बताया गया है, यानी कि वो श्रृंगार, जो कि अब तक इतने सारे बच्चों की जान ले रहा था। जिसके बाद उसे ढूंढा जाता है जिसने ये पर्ची लेडी गियोको तक पहुंचाई है, यानी कि माओ माओ। अब ये जो राजा है वो बड़ी समझदारी से जाल बिछाकर माओ माओ को पकड़ लेता है। अब पकड़े जाने के बाद माओ माओ ये सोचने लगती है कि अब तो मेरा मरना पक्का है। तभी वो राजा माओ माओ को लेडी गियोको के पास पहुंचा देता है। लेडी गियोको उसे शुक्रिया अदा करती हैं उनकी बेटी की जान बचाने के लिए। तब माओ माओ बताती है कि किस तरह से इस पाउडर ने बहुत से लड़कियों की जान ले रखी है जो सुंदर बनना चाहते थे, क्योंकि सादा चेहरा किसको पसंद है, और अगर उनका सादा चेहरा होगा तो अपना गुजारा कैसे करेंगे। और तब जाके माओ माओ अपनी असलियत बताती है कि वो एक एपोथेकरी थी और इसलिए उसने जहर का पता पहले ही कर लिया था। यहाँ जाके
हमें पता चलता है कि असली कल्प्रेट तो बच्चे की दाई थी, जिसने ही उस पाउडर को राजकुमारी को दिया था, ये कहकर कि बाकी पाउडर के कंपैरिजन में ये ज्यादा गोरापन देगा बच्चों को। और इस जहर की बात लेडी ग्योको ने लेडी लेहुया को भी बताई थी, पर लेहुया ने उस पर कोई भरोसा नहीं किया। यहाँ पर माओ माओ की काबिलियत देख और उसकी जाबाजी से खुश होकर लेडी ग्योको माओ माओ को उसकी लेडी इन वेटिंग बना देती है। अभी यहाँ पे लास्ट में हमें कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो बड़े आराम से बैठकर खाना खा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ एक एक करके सैनिक गिरने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि खाने में किसी ने जहर मिला दिया है।